तो यहाँ पर जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। देन हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर होगा कि दैट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो पहले तो देख लें कि साइन थीटा होता क्या है, थीटा क्या होता है, थीटा व्हाट इज थीटा। तो थीटा एक्चुअल में क्या है, ये है थीटा, ये। तो थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर। जो आईडीएल है और आर है, ये आर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है ना वो है यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, ओके। तो थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, थीटा मैं फिर से बना देता हूँ, थीटा की वैल्यू पर भी ये डिपेंडेंट है। देन लास्ट वन इज डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस है यहाँ पर पॉइंट पी की, जो डीबी से आईडीएल से, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ओके। और यही जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट था कूलम्ब्स लॉ का भी था, ओके। नाउ अगर हम इन 1 2 3 4 फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो एक न्यू एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। वो क्या बनेगा हमारे पास, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हम हटाते हैं तो हमें क्या पुट करना पड़ता है, कांस्टेंट के। तो देखो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ कांस्टेंट के पुट कर दिया हमने, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी पुट कर दी है, ये एन कैप, ओके। डीबी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एन कैप हो जाएगी। तो जो यहाँ पर अब के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये देखो यहाँ पर अब जो के की वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये कांस्टेंट के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। जैसे वहां पर कूलम्ब्स लॉ में क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट क्या कहलाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, वो परमिटिविटी थी, ध्यान रखना है यहाँ पर। जो एप्सिलॉन नॉट था ना उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं। दोनों में लैंग्वेज में डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो म्यू नॉट, अच्छा, और इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 10⁻⁷ लिख सकते हैं, 10⁻⁷ यूनिट होगी वेबर मीटर एम्पियर मीटर, ओके। तो ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ को हम कंप्लीटली लिख सकते हैं, क्या होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये dB जो है ना, ये है इनफाइनाइटली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जो आईडीएल है, ये आईडीएल जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल, ओके। चलिए अब इसका हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसको एक्सप्रेस करेंगे वो वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले से हम देख रहे हैं कि भाई आइडियल साइन थीटा था, तो साइन थीटा कब आता है, साइन थीटा जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। हमको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे आप, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते हैं उसको हम। ये होता है एन कैप, क्या होता है यहाँ पर, एन कैप परपेंडिकुलर टू द ए और बी होता है। ये भी थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट आपको समझा रहा हूँ मैं, अगर 11th में आपने पढ़ा है फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक देयर इज टू वेक्टर्स ए एंड बी और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या होगा, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा, एन कैप इन दोनों पर मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही सेम सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल, आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है इनटू क्रॉस, जो हम किसको करने वाले हैं पर, यूनिट जो आर कैप है, ठीक है, आर कैप जो यहाँ पर होगा उसका यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये आर कैप की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, दैट आर कैप इज इक्वल टू होता है, आर कैप जो होता है ना, आर कैप होता है वेक्टर आर ऑन मोड ऑफ आर। तो आर कैप की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ हो गया।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछते हैं कि विच फार्मूला इज रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो ध्यान रखना है कि नीचे आर क्यूब आता है, ऊपर आता है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ आर कैप होगा तो आर स्क्वायर आएगा, आर वेक्टर आर होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो देखो मैं बता, अभी डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। ये मैं थोड़ा सा बना दूं आपके लिए, डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास आईडीएल है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो मैं जब ए क्रॉस बी करूंगा तो मैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी, ए बी, कर्ल ऑफ फिंगर किधर घुमाना है, जिसपे प्रोडक्ट करना है, जैसे ए क्रॉस बी, यहाँ पर हमको निकालना है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी निकालना है, ए बी, तो कर्ल ऑफ फिंगर हमारी जो होगी ना ए क्रॉस बी जाएगी, देखो इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर जो वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगी यहाँ पर। तो सेम, और अगर उल्टा करेंगे तो जैसे ए बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइडियल क्रॉस आर कर रहा हूँ, आइडियल क्रॉस आर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगा। ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल एक बार आप जरूर पढ़ लें, राइट हैंड थंब रूल लिख भी देता हूँ यहाँ पर, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। राइट हैंड थंब रूल किसके काम में आता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम में आता है। बेसिक कंसेप्ट है बहुत 11th का। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम यहाँ पर डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्शन अलग अलग रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट होगी। एक एक डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक लाइंस के लिए, एक तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन अलग होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अलग होती है। तो कुछ रूल है मैग्नेटिक लाइंस के लिए और कुछ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक लाइन को क्लास 10 में पढ़ चुके हो। क्लास 10 में क्या पढ़ा था आपने कि अगर कोई एक कंडक्टर है, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना। तो कंडक्टर अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऐसी बनती है, कोसेंट्रिक लाइंस होती है, और इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। थंब जो होता है, थंब जो होता है वो हमारा करंट की डायरेक्शन, और कर्ल ऑफ द फिंगर किसकी डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक लाइन, फील्ड लाइन की होती है। ये देखो इस तरीके से। तो ये रूल किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, वहां पर हम राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, लेकिन वो कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, दोनों मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन अलग निकालते हैं, फील्ड की अलग निकाल लेते हैं। ये देखो नीचे आपको दिया भी हुआ कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ जो मैक्सवेल स्क्रू रूल है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस निकालने के लिए डायरेक्शन, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस के लिए होता है। ये राइट हैंड थंब रूल भी किसके लिए होता है, कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए होता है ये भी। ठीक है, दोनों रूल जो है। अब थर्ड जो रूल है यहाँ पर, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। यहाँ पर अगर सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो हो रहा है तो इस केस में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर। जो कर्ल ऑफ फिंगर होती है ना उसके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। और जो थंब होता है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जो थंब होता है ना, ये थंब, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक लाइंस को भी, दोनों करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पर, और जो लाइंस होगी वो भी ओरिजिनेट इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर करंट्स ये होता है। अब हमें जो मेन इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो ये है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये जरा समझ लो ढंग से पहले, राइट हैंड पाम रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलो मैं इसको समझाता हूँ राइट हैंड पाम रूल को आपको। देखो राइट हैंड पाम रूल में क्या होगा,
अगर कोई भी हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा कंसीडर कर रहे हैं हमारे पाम को, राइट हैंड पाम। सबसे पहले सब मेरे साथ यार अपनी पाम को निकाल लो, अपने हाथ, ठीक है, ये पाम है। अब इसमें तो फिंगर्स और थंब और ये वाला सरफेस, तीनों चीजों को यूज करेंगे हम। तो जो भी, जैसे मान लो करंट है, ये जो पेन मेरा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये टिप जो है ना, इसी अलोंग डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो थंब जो होगा, थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को। यहाँ पर द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, नाउ दैट फिंगर्स, जो फिंगर्स है हमारी, ये पॉइंटेड होगी टुवर्ड्स द पॉइंट पी। जिस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी तरफ मैं अपनी स्ट्रेच्ड फिंगर्स को कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रेच फिंगर है ना, एक्चुअल में आर को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। और जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आईडीएल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ओके, नाउ देखो मैं बता देता हूँ लिख के आपको। ये जो थंब है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, आईडीएल। ये भी एक वेक्टर हो गया। और जो स्ट्रेच्ड फिंगर्स है हमारी, ये रिप्रेजेंट किसको करती है, आर को करती है। ओके, तो देखो ये जब आईडीएल क्रॉस करेंगे हम इसको, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द पाम, परपेंडिकुलर टू द पाम होगी ये। इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से, यही मैग्नेट, ये थंब करंट, ये देखो ऐसे देखो आप, इससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये जो करंट होगा, ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा एक बार अपने खुद के दिमाग से सोचना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है पाम का, देखो ये करंट, दैट इज द करंट, है ना। और क्लियरली लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये थंब जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, करंट एलिमेंट को। ठीक है, ये जो है वो आर को, पोजीशन, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों अब इसके परपेंडिकुलर जो होगा, बाहर होगा, आउटवर्ड, ये बी को, ये बी होगा। ठीक है, अब तो ये देखो, अब ये जो एरो है ना, ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्रॉस और डॉट। यहाँ पर क्रॉस और डॉट हम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो इसको एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पर और आपको। इफ आई स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट and which magnetic field is required while thumb is the direction of current, then the normal to the palm will be show the direction of magnetic field. Okay, normal to the palm. Okay, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आईडीएल और आर, इफ दैट आईडीएल मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट और आर दोनों कहां पर हो, दोनों अगर कहां पर हो, प्लेन ऑफ पेपर पर है, पेपर, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है, पेपर पर रहे, ये पेपर पर है, तो जो बी होगा ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पेपर। जिस पेपर पे हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं या जिस पेपर पे जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन देट ये परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। देखो ये जैसे मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट है और डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। अब मुझे अगर इस पॉइंट पी पर निकालना है, तो यहाँ पर इनवर्ड होगा, ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये देखो। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इस तरफ निकालता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो ये इस तरफ चली जाएगी, है ना। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम एक को डॉट और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको आगे बताता हूँ, डायग्राम बना देखे मैंने आगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर डॉट और क्रॉस, ये देखो क्रॉस एंड डॉट। तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है, ये इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो इनवर्ड, तो ये क्या होगा, डॉट, सॉरी क्रॉस। ओके, और अगर बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। ये देखो पेन का डॉट मुझे कब दिखाई देगा, जब ये मेरी तरफ आ रहा होगा, मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलेगी तो डॉट, और पिछला हिस्सा जब दिखाई देगा तो ये कहलाएगा क्रॉस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, क्रॉस एंड डॉट। ठीक है, और थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा ये। तो अब हमें से ध्यान रखना है कि अब हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, वो डॉट और क्रॉस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम अब सर डॉट और क्रॉस ही करेंगे। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पर लिख दिया कि भाई यहाँ पर क्रॉस कर दिया, मैंने कहा कि भाई एक देयर इज वन स्पेस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज बी,
तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। ओके, और अगर मान लो कहीं पे मैंने डॉट लिखा है, कहीं पर मैंने डॉट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। समझ में आ गया आपको? क्रॉस एंड डॉट, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इसमें, फिर से एक बार आप लोग अपने खुद के माइंड में रिकॉल करो। फिजिक्स में क्या होता है, कंसेप्ट जब तक हम खुद रिकॉल नहीं करते, जब तक वो डेवलप नहीं होते, खुद उसको फील करना पड़ता है कि अच्छा क्रॉस क्या है, डॉट क्या है, कैसे होगा, ये सब हमसे खुद, जैसे हम खुद अपने आप से बातें करते हो, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया डॉट एंड क्रॉस। अब हम एक नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कंपैरिजन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। ओके, तो हम दोनों पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं और बायोट-सावर्ट लॉ भी पढ़ चुके हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करना है। तो देखो, कुछ दोनों में सिमिलरिटीज होगी और कुछ डिसिमिलरिटीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज हो सकती है। ठीक है, तो द बायोट-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंस विद द कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहला, बोथ आर द लॉन्ग रेंज, दोनों लॉन्ग रेंज है। सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर, दोनों ही इनवर्सली है। ठीक है, उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ओके, from the and the principle of superposition principle, both are applying the principle of superposition principle, because both are the vector quantities। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो डिपेंडेंट किस पर है? डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्केलर क्वांटिटी से। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द आइडियल, ये आइडियल पर डिपेंडेंट है, जो कि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है ना, वो वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो स्केलर है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स that is electric charge, and the magnetic field is produced by the vector source ideal। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, ओके, एंड वन मोर डिफरेंस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, एंगल पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि बायोट-सावर्ट लॉ किस पर डिपेंडेंट है? एंगल पर। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंसी इन द बायोट-सावर्ट लॉ which is not present in the electrostatic case। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पर एक चार्ज है Q, तो मुझे इस पॉइंट P पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, और तीनों की डिस्टेंस R है, सेम डिस्टेंस पर है, R R R। तो तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? KQ/R²। Q और R पर डिपेंडेंट है, एंगल पर डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर एक आइडियल ले लेता हूँ, ये मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट है मान लो, आइडियल, तो इस पॉइंट A पर मैग्नेटिक फील्ड, B पर मैग्नेटिक फील्ड और C पर मैग्नेटिक फील्ड, तीनों सेम होंगे क्या? नहीं, तीनों डिफरेंट होंगे। क्यों होंगे डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना, वो θ1 θ2 अलग अलग बन रहा है। ओके, θ1 θ2 डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर A B और C पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो ये एंगल डिपेंडेंट है, इट इज एंगल डिपेंडेंट, और ये एंगल इंडिपेंडेंट है। ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, याद रखना है आपको। ये मैंने बिल्कुल जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं बिल्कुल एज इट इज जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वही यहाँ पर कॉपी किए हैं। एनसीईआरटी में से ही उसको कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। तो ये एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसे ही दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमको। सिमिलरिटीज सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी में दिया होता है ना, जो एनसीईआरटी में दिया होता है वो मान लो कि सीबीएसई में पूछा जाता है, दोनों का कनेक्शन है। एनसीईआरटी का ही सीबीएसई में पूछा जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। 80% से ज्यादा जो कंटेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, वो एनसीईआरटी ही होता है। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ा जाता है और उसमें किन कंटेंट्स को फोकस किया जाता है, और कौन किस टाइप से उसमें कॉम्पिटेटिव कंटेंट भी दिए होते हैं जो हम पहचान नहीं पाते, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पर एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं
कि भाई जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दोनों के बीच का रिलेशन बहुत सिंपल है। हमें याद रखना है कि देखो म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिबिलिटी। तो एक्चुअल में इनका जो रिलेशन होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, 1/c² के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट भी मीडियम डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है c², और वी कैन से दैट c इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको याद कर लेना, डेरिवेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, केवल जो रिलेशन है ना इसको मेमोराइज करना है आपको, ये मेमोराइजेशन के लिए आपको दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है बायोट-सावर्ट लॉ कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट ऑफ जो पढ़ा हमने बायोट-सावर्ट लॉ, व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, व्हाट इज करंट कैरिंग एलिमेंट, ओके, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज क्रॉस डॉट, और जो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द बायोट-सावर्ट लॉ, ये सब हमने पढ़ा इस टाइम। इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम बनाने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए फर्स्ट वीडियो में इतना ही कंटेंट आप ढंग से पढ़ लीजिए।